Okay, so in today's class we will be discussing most important topic, that is gravitation. Okay, so first of all, let me take an important thing, that is Newton's law of gravitation. Okay, let's discuss this. Newton's law of gravitation, or you can say universal law of gravitation. What does this law means? इस लॉ को इस तरह से समझिए कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है जिस ऑब्जेक्ट का मास से फॉर एग्जांपल m1 है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर है और से फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है. ओके, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2. से फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज r. उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r, है ना. सो एज पर दिस लॉ these two objects attract each other. ठीक है, these two objects attract each other. एंड ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ओके, m1 एंड m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब ये कि अगर मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा. ठीक है, अगर मासेस का प्रोडक्ट कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा. ठीक है कि नहीं, है ना. अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा. इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर आप देखेंगे, इफ यू आर कंसिडरिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग वेरी स्मॉल मास, they are not massive particles, they are having very small mass, so therefore the force of attraction between two electrons due to gravitation will be very small. Okay, why it will be very small? Because they have very less mass. Is that correct? ठीक है. Similarly, and second thing, similarly अगर आप force देखेंगे between earth and the moon, okay, these are the two bigger objects, they have large masses. Okay, if they have large mass, then this force will be very large, it will be quite large, right? So it means that if the mass is less, the force of attraction between the bodies is less. If the mass is more, the force of attraction is more. Okay, it depends on the mass of both the objects, right? Second, inversely proportional to square of distance between them. Okay, this is important. Inversely proportional to square of distance between them, right? इसका मतलब ये है कि if you see, अगर distance बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा. ठीक है कि नहीं. इफ यू टेक दीज टू ऑब्जेक्ट्स एज अवे एंड अवे, व्हाट विल हैपन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग. ओके, एंड इट हैज सम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, राइट. इसका मतलब ये है कि इस तरह से मैं बोल रहा हूं कि अगर आप यहां से डिस्टेंस डालेंगे, यहां से फोर्स डालेंगे, तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, व्हाट विल हैपन? द फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग. द फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग. फॉर एग्जाम्पल आप डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा. ठीक है, आप डिस्टेंस को 3 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो फोर्स 3 स्क्वायर यानी 9 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना. ठीक, इट्स स्क्वायर टाइम्स, राइट. फोर्स डिस्टेंस को आप 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? इट विल बी 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है कि नहीं. सिमिलरली अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे 1/2 तो फोर्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक है कि नहीं, है ना. दैट्स इंपॉर्टेंट. सो लेट्स कंबाइन बोथ ऑफ द फैक्टर्स. इट विल गिव मी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to product of masses m1 and m2, but inversely proportional to square of distance between them, means inversely proportional to r square. Okay, so what it will be there? I can just say one thing, f is equal to, यहाँ पे मैं ये proportionality को हटा के कोई constant introduce कर सकता हूँ. let me see, g, then we have m1 m2 by r square. Okay, where g is nothing but its constant of proportionality. G is nothing but it is constant of proportionality called as, इसको बोला जाता है, शाबाश, universal gravitational constant. It is called as universal gravitational constant. Okay, इसके बहुत सारे वैल्यूज साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किए थे, बहुत सारे वैल्यूज. ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट किए थे. हालांकि उन वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन इसका सबसे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kg square. ठीक है, this value was first calculated by Sir Henry Cavendish.
हेनरी कैवेंडिश. ओके, आई विल से यू द मेथड जिसे उन्होंने किया था. हेनरी कैवेंडिश. द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ G was calculated by Sir Henry Cavendish. Okay, you have to remember that, right? So this will be the force of attraction between the two objects. ठीक है, दो objects के बीच में हमेशा याद रखना ये जो है ना, it will be the force of attraction. This will be force of attraction. Okay, let us say something more about this. Okay, like this way. अब ये जो force है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, now चलो ठीक है, ये force जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? Right? Let me write that direction. So I can write F is nothing but it is G m1 m2 by r square. Okay? If you remember, अगर ये simply एक magnitude है, if I have to write it in vector form, then I need to multiply it by unit vector. है ना ठीक? अगर मैंने यहाँ से इसको vector format में कर दिया तो यहाँ से unit vector multiply करना पड़ेगा. ठीक है? A vector is always equal to magnitude and some direction. Okay, direction. तो F किसके बराबर आएगा? You can write it. F is equal to G m1 m2 by r square. Then this is r cap, unit vector. If you know what is unit vector we define like this way. Unit vector is nothing. It is vector divided by its magnitude. Okay. A unit vector is always defined as vector to its magnitude. ठीक है? So you can write it vector to its magnitude. ठीक है? I can write F that is equal to G m1 m2 by r cube and here we do the vector r. Okay? So ये force उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर r होगा. ठीक है? फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर r होगा. ठीक है कि नहीं? ओके, हम चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाते हैं. दिस इज m1, दिस इज m2. ओके, अब ये m1 इस m2 को अट्रैक्ट करता है और m2 भी m1 को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. m1 अट्रैक्ट करता है इसको इस तरफ से, लाइक दिस. दिस इज द फोर्स on second object due to first object. Okay, F1 force on second object due to first object. It's attractive force, है ना? Similarly, ये M2 इस M1 को अपनी तरफ attract करेगा. So this will be F force on first object due to second object. ठीक है कि नहीं, है ना? So we can also define the vector R in two terms then, two ways then, है ना? कैसे? Somebody may define, sir, vector goes here to here. Okay, I will say, what is this? You will say, sir, this is the vector which goes from 1 to 2. Okay, it's the distance between first and second object. Okay, vectorial distance, right? Similarly, somebody may say, sir, why? हम इस तरह से vector को define करेंगे. It's the distance between 2 and 1. Okay, I know technically both are same. Okay, technically both are same, isn't that? R12 and R21 सेम है. R12 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. R21 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट. बोथ आर सेम. ओके, बोथ आर सेम, राइट, बट देयर डायरेक्शंस इज डिफरेंट, isn't that? I can say R12 in magnitude is equal to R21, है ना? But in direction these two vectors are opposite to each other. One is the negative of other, है ना? ठीक, राइट. सो अगर हम पहले बात करेंगे इस वाले फोर्स की, F21 की बात करेंगे तो F21 विल बी G m1 m2 डिवाइडेड बाय R. लेकिन क्या R? हम देखना चाहते हैं सेकंड पर कितना फोर्स है पहले वाले की वजह से. सेकंड पर कितना फोर्स है किस वाले की वजह से? पहले वाले की वजह से. आई विल टेक दिस डिस्टेंस R12, देन R12 क्यूब, देन व्हाट इज देयर? R12 वेक्टर. ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक. सिमिलरली अगर हमें ये देखना है फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स है सेकंड पे, सॉरी F12 फर्स्ट पर कितना फोर्स है ड्यू टू सेकंड, इस वाले पे कितना फोर्स है ड्यू टू दिस वन. सो आई हैव टू टेक दिस डिस्टेंस. मुझे इस पे फोर्स देखना है इसका, तो आई विल टेक दिस डिस्टेंस R21. ओके, आई विल से G m1 m2 बाय R21 cube multiplied by R21.
ओके ठीक है, आई कैन जस्ट मैनिपुलेट इट, मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूं। आई कैन राइट Gm1m2 बाय R21 के बदले मैं लिख सकता हूं R12, बात तो एक ही है ना, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय R21 है ना, वेक्टर R21, इसके बदले मैं लिख सकता हूं माइनस R12। ओके लेट मी राइट माइनस हियर। ओके सो यहां पे क्या हो गया, F12 इज इक्वल टू माइनस, है ना, ठीक। नाउ ये सारा क्या है, Gm1m2 by R12 होल क्यूब इनटू R12, दैट्स F21 है ना, so this is F21. Okay, see, this is a fantastic result. What does this mean? It means that force on first body due to second is equal to force on second body due to first, but these two forces are opposite. Okay, so these two forces, ये force और ये force क्या है, they are equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है कि नहीं? This is nothing but it is Newton's third law. ठीक है, every action there is equal and opposite reaction, right? ठीक है, so I can say that ये जो gravitational force जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, gravitational force, I can just make a statement here that gravitational force is Newtonian in character, is Newtonian in nature, है ना, Newtonian in nature. तो न्यूटन ने हमें समझाया कि ये थर्ड लॉ भी फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि दिस फोर्स इज नॉट समहाउ ए ग्रेट थिंग, ओके, ये बाकी फोर्सेस की तरह एक सिंपल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे बाकी फोर्सेस होते हैं वैसे ही एक सिंपल अट्रैक्टिव फोर्स। इसके बारे में कुछ खास बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, है ना, इट डजंट हैव सम डिफरेंट नेचर। ओके, इफ यू टॉक अबाउट सम अदर फोर्सेस, मैंने लास्ट ये जो एक लेक्चर दिया था आपको फोर्सेस पे, मैंने उसमें कहा था आपको, इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस, दे आर क्वाइट डिफरेंट फोर्सेस, वो बिल्कुल अलग फोर्सेस होते हैं, ठीक है कि नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस। ओके ठीक है, लेकिन इनके बारे में कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, स्पेशल टाइप नहीं है, एज अदर फोर्सेस आर देयर, जैसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं वैसे ये भी एक फोर्स है, राइट। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट फॉलोज न्यूटोनियन न्यूटन्स थर्ड लॉ, इज दैट करेक्ट? ओके okay, now let's have a look at this part which is r square part. Okay, this force is inversely proportional to r square. ये force यहाँ पे मुझे इस तरह से निकला कि inversely proportional to r square है, ठीक है। If you remember, such forces are called as inverse square laws. Okay, such forces are called as inverse square laws. Okay, and if you remember a theorem, right, that was called as Bartlett theorem. Okay, I just stated it to you in some previous lecture, Bartlett theorem. Okay, what was that? It was saying that in case a force forms a closed path, if and only if this it follows, if and only if it follows पहला Hooke's law means F is directly proportional to minus x, और दूसरा इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये थ्योरम तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, F is inversely proportional to r square. Okay, this theorem is really very important. What it says that कोई भी फोर्स तभी एक क्लोज्ड पाथ बनाता है, कोई भी फोर्स तभी एक क्लोज्ड पाथ बना सकता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई, जब दोनों में से एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा हो, क्या, या तो वो फोर्स हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, या फिर वो फोर्स किसको फॉलो कर रहा हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। और ये जो हमारा फोर्स जो हम इस टाइप पे स्टडी कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, इट इज फॉलोइंग विच लॉ, इट्स फॉलोइंग सेकंड टाइप, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, सो इट मस्ट फॉलो ए क्लोज्ड पाथ। ओके, होता भी है ऐसा, आप देखते भी हो, अगर यहाँ पे सन आप लोगे, ठीक है, और इसके आसपास में ये जो सारे प्लैनेट्स होते हैं, लेट्स कंसीडर आवर प्लैनेट अर्थ, ठीक है, तो आपको पता है इट रिवॉल्व्स लाइक दिस, है ना, ठीक है, तो इट फॉर्म्स व्हाट, closed path. So now why it forms closed path? It is because of this theorem. It's a direct consequence of Bartlett theorem. Okay? So याद रखना कि gravitational force में, in gravitational forces
इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस पाथ्स आर ऑलवेज क्लोज्ड, ठीक है, पाथ्स आर क्लोज्ड। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में पाथ्स जो होते हैं ना, दे आर क्लोज्ड पाथ्स, ओके, ये हमेशा क्लोज्ड पाथ्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज आप देख लो, ये जो आर स्क्वायर की ये डिपेंडेंस है यहाँ पे, ठीक है, कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक। लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल लुक एट दिस थिंग कि ये कैसे आखिर मतलब सही है, ठीक है। ओके, से आई एम सेइंग दिस, फॉर एग्जांपल आई विल कंसिडर दिस थिंग, देयर इज अर्थ हियर, ओके, लेट्स से दिस इज आवर प्लेनेट अर्थ एंड देयर इज हियर, लेट मी कंसिडर मून, ओके, दिस इज मून। So you know that moon revolves around earth, okay. Let me say the path radius is r, the velocity is v, and mass of the moon is m, okay, right. So what will be the acceleration of moon in this case? Acceleration of moon is quite obvious, it will be omega square r, है ना। From circular motion, acceleration of the moon will be omega square r, ठीक है कि नहीं। And what will be omega? Omega is quite obvious, it is 2 pi by t, capital T, है ना। Then we have square and then r, the acceleration will be 4 pi square r by t, okay, ठीक है। What is t? T is time period, इसको कितना टाइम लग रहा है इस अर्थ के राउंड में घूमने के लिए, ठीक है। So we can write it like this way, acceleration of moon is nothing but 4, pi is 3.14 square, r is the distance between earth and moon, okay, it's calculated. It's 3.85 into 10 to the power 5. Okay, if I write it in meters, 10 to the power 5 is in kilometers. If I write it in meters, it will be 10 to the power, okay, it will be 10 to the power 8, I guess, huh? 8. Then we have divided by t. How much time it takes to revolve around the earth? It takes 27.3 days, okay. Moon takes 27.3 days to complete a revolution, okay, so it will be 27.3 days means आप इसको 24 hours में convert करो, then 60 minutes में, then 60 seconds में, okay, हो गया। This is t square, so this will be t square, okay, ठीक है। तो do all these calculations and what it will lead, it will lead to 0.0027 meter per second, okay। Let me say this is the acceleration for moon, okay, ठीक है। Similarly, if there is an apple, जैसे कि वो न्यूटन का फेमस वो है कि उनके सर पे एप्पल गिरा था, ठीक है, तो चलो ये गिरा उनके सर पे एप्पल, ओके, तो कैन समबडी से कि कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा? ऑब्वियसली यार, एक्सेलरेशन ऑफ दिस एप्पल, ये हिस्टोरिक एप्पल है, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ओके, दिस इज पर स्क्वायर सेकंड, राइट। सो दिस, वो जो एप्पल उनके सर पे गिरा था, हाँ, उसकी एक्सेलरेशन तब क्या थी? 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ओके। जस्ट डिवाइड दीज टू, ओके, एंड से मी व्हाट यू हैव ऑब्टेन्ड, ओके। डिवाइड, नाउ डिवाइड करेंगे किसको? एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून, व्हाट यू गेट? एप्पल एक्सेलरेशन दैट्स 9.8, मून एक्सेलरेशन दैट इज 0.027, ठीक है कि नहीं, है ना? ओके, डिवाइड देम, दिस नंबर विल बी रफली इक्वल टू 3600, मींस आई कैन से इट इज 60 स्क्वायर, पहले लिख देते हैं ऐसे 3600, ओके, राइट, 60 स्क्वायर है लेकिन आई कैन राइट इट 3 स्क्वायर, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो नाउ ऑल्सो एक और चीज निकालो आप यहाँ पे, दैट इज आप निकालो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम द अर्थ। एप्पल कितना दूर है और वो मून कितनी दूर है, ठीक है कि नहीं, है ना? ओके, से एप्पल कितना, ये मून कितनी दूर है? इट इज 3.85 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय एप्पल कितना दूर है अर्थ से? 6400 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा ही है ना? अरे यार, रेडियस ऑफ अर्थ में बोल रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग रेडियस ऑफ अर्थ, इतना मत सोचो कि वो बहुत दूर है, नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। बस एप्पल अगर यहां पर सरफेस के ऊपर मान लिया जाए तो कितना दूर है सेंटर से? आर, है ना, ठीक, बस वही आर में दे रहा हूं। तो आप इन दोनों को जस्ट डिवाइड करो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, यू विल गेट 60, यू विल गेट व्हाट? 60। जरा देखो ये कितना आया? 60, ये कितना आया? 60 स्क्वायर। व्हाट डज दिस मीन? ओके, लेट मी राइट इट हियर। इट मीन्स दैट
द एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ मून डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ एप्पल स्क्वायर, है ना। इस वाली टर्म को स्क्वायर करो, 60 स्क्वायर करो, ये बोलो 103600, है ना ठीक। तो ये दोनों चीजें क्या है, जैसे इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे 60 स्क्वायर, है ना ठीक। तो एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून वो वहीं पे लिख लो, और इस 60 के बदले लिखो डी मून बाय डिवाइड बाय डी एप्पल, ठीक है कि नहीं, है ना। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल is inversely proportional to acceleration of apple is inversely proportional to d apple square, है ना ठीक। and acceleration of moon is inversely proportional to distance of moon from the earth, okay, है ना ठीक। so समझ आया कि acceleration जो है it is inversely proportional to square of distance, acceleration is inversely proportional to square of distance। if we multiply mass of apple this will be the force, है ना ठीक। so we can easily say that force on the apple is inversely proportional to square of distance, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। so force on the moon is inversely proportional to square of distance, ठीक है, from the center of moon, okay, from the center of earth, is that clear। so कोई भी force आप consider करो it is always inversely proportional to square of distance in case of gravitation, ठीक है, for any object this is true, okay। ओके देख लो, नाउ लेट अस हैव सम इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर कि न्यूटन ने क्या assumptions की थी उस टाइम पे जब उन्होंने इस चीज को डिराइव किया था, ठीक है। न्यूटन ने क्या assumptions की थी, व्हाट वर द assumptions एट द टाइम ऑफ न्यूटन, ओके। सी व्हाट वर द assumptions, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट assumption ये उन्होंने ली थी, उन्होंने कहा था कि द लॉज governing the celestial bodies and other objects are same, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो लॉज हम लगाते हैं ना यूजुअली कॉमन ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो आम ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग लॉज लगाते हैं, जो अर्थ पर हम लोग कहते हैं कि अगर ये मास है इसकी वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे उन्होंने अपनी मैकेनिक्स में कहा था, उन्होंने कहा सेम टू सेम लॉज वैलिड है किन के लिए, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, हेवनली बॉडीज के लिए, प्लैनेट्स के लिए, स्टार्स के लिए, यही सेम टू सेम लॉज है, ठीक है। इन लॉज में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, सेम टू सेम लॉज आर एप्लीकेबल, ओके। अब आप पूछोगे सर मुझे तो नहीं लगता ये कुछ खास बात है, अब ये तो कॉमन सेंस है, इसमें खास बात वाली क्या, खास बात है, क्योंकि जिस टाइम पे न्यूटन थे ना 1665 के ऑनवर्ड्स में बोल रहा हूं, 1665 में, उस टाइम पे ये बात कहना बड़ी मतलब फख्र की बात थी, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में एक बिलीफ था, वेस्टर्न कंट्रीज में पूरा एक बिलीफ क्रिएट हो गया था, और वो ये था कि सेलेस्टियल बॉडीज आर परफेक्ट, उनके अंदर ये बिलीव था कि सेलेस्टियल बॉडीज आर परफेक्ट, ठीक है। उनका मानना था कि क्रिएटर ने इस दुनिया को बनाया है और उसने सेलेस्टियल बॉडीज को परफेक्ट बनाया है, ठीक है। जितना कुछ उसने सिकाई में रखा हुआ है उतना ही है, ठीक है। और ये सिकाई इतना परफेक्ट है, ये स्टैटिक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होती है, कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। आज तो हमें पता है बहुत सारी चेंज होती है, स्टार्स डाई होते हैं, बर्स्ट होते हैं, कुछ स्टार्स खत्म हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन से नए स्टार्स बनते हैं, ऐसा बहुत कुछ अभी हमें पता है। आज सिकाई स्टैटिक नहीं, इसमें बहुत चेंजेस होती रहती है ना ठीक। लेकिन इनका मानना था सेलेस्टियल बॉडीज बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ठीक है, कोई चेंज नहीं, ठीक है कि नहीं। मैं आपको बताऊं, जब टाइको ब्रैही वाज अ साइंटिस्ट, जब टाइको ब्रैही ने एक नया स्टार देखा ना, वो बेचारा किसी को बोल ही नहीं पाया, ठीक है कि नहीं, मैंने एक नया स्टार देखा है, आई इन्वेंटेड ए न्यू स्टार, आई डिस्कवर्ड ए न्यू स्टार, वो किसी को बोल ही नहीं पाया। उसको पता था अगर मैं बोलूंगा तो मारा जाऊंगा, ठीक है, तो वो बोल ही नहीं पाया बेचारे को, ठीक है, किसी भी। या इवन ये जब केपलर ने पहले देखा कि सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड में नहीं घूमते हैं, सारे प्लैनेट सन के अराउंड में घूमते हैं, ये बेचारा भी किसी को कुछ कह ही नहीं पाया, ठीक है। ही वॉज अ फादर, एक चर्च में फादर, ठीक है कि नहीं। और क्रिश्चियंस के अंदर बिलीफ था कि पूरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, व्हाई, बिकॉज अर्थ इज सैक्रेड, हियर जीसस क्राइस्ट हैज बॉर्न,
ठीक है कि नहीं, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, ठीक है, इसीलिए अर्थ सैक्रेड है, सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड में ही रिवॉल्व करते हैं। जब कैप्लर ने सबसे पहली चीज को देखा तो ही वाज बेचारा कह ही नहीं पाया किसी को ऐसा होता है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक है। यू नो द फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, यू नो गैलीलियो गैलीली, ही वाज जेल्ड फॉर दिस स्टेटमेंट, ओके, ही वाज जेल्ड, इसमें केस किया गया और उसको जेल भर दिया गया इस स्टेटमेंट पे कि सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ही हैड हिज रिसर्च, इस पे इसने एक पेपर रिसर्च थी इसकी, एक लंबा चौड़ा जो है ना, इसने काम किया था इस पे और लास्ट पे कहा कि सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। इस बेचारे को जेल भर के फिर बाद में इसकी डेथ भी जेल में ही हुई, ठीक है, 1665 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। सो ऐसे में आप देखो ये बिलीफ बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, है ना, ठीक, ये बहुत खतरनाक बिलीफ था। तो ये चीज कहना कि जो लॉज गवर्न करते हैं सेलिशियल बॉडीज को वही लॉज गवर्न करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स को भी, ठीक है, मतलब ये कहने के बराबर था कि सेलिशियल ऑब्जेक्ट कोई खास ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है कि नहीं, है ना, कुछ खास नहीं, ठीक है। व्हाइल एज वेस्टर्न कंट्रीज के रिलीजियस प्रिंसिपल्स ये थे कि सेलिशियल बॉडीज आर सैक्रेड बॉडीज, ओके, दे कंसीडर Jupiter to be very sacred, okay, they consider stars to be very sacred, okay, और उनके यहाँ बिलीव था कि सन जो है, ये स्काई जो है, इट इज स्टैटिक, ओके, स्काई इज स्टैटिक, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, स्काई इज नॉट स्टैटिक, देयर आर चेंजेस व्हिच आर ऑकरिंग इन द स्काई एवरी डे lakhs of changes are occurring there, new stars are formed, some stars die out, okay, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। मिसाल अगर यहाँ पे एक स्टार है, say for example if there is a star and you are observing it from earth, अब अगर ये स्टार मान लो 5 लाइट या 15 लाइट ईयर्स दूर है, 15 लाइट ईयर से दूर है, इसका मतलब क्या, 15 साल लगेंगे लाइट को, इस स्टार की लाइट को आप तक पहुंचने में, ठीक है कि नहीं, है ना। एंड से फॉर एग्जांपल यू आर 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आप फर्क कोई बंदा जो 10 साल का है और वो स्टार को देख रहा है, उसके बाद क्या हुआ, वो 20 साल का हो गया, अब 20 साल की उम्र में वो स्टार को देख रहा है या 25 साल की उम्र में उसको देख रहा है ना, ठीक। तो जब वो 25 साल की उम्र में इसको देख रहा है, कैसे वो देख रहा है, उस पे आ रही ना उसकी लाइट यहां तक आ रही है स्टार की, है ना, ठीक। जरूरी नहीं है कि वो स्टार वहीं पे हो सकता है वो स्टार 15 साल पहले डाई हो गया हो, ठीक है कि नहीं, और उसकी लाइट ही अब आप तक पहुंच रही हो, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, यही होता है, ठीक है कि नहीं, दिस इज द थिंग्स, राइट। जो स्टार आज हमें नजर आता है, जितनी लाइट ईयर्स वो दूर है, जरूरी नहीं है कि वो आज वहीं पे हो, ठीक है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि वो खत्म हो गया हो, ठीक है, आज से 15 साल पहले ये स्टार खत्म हो गया हो, ठीक है, और आज आपको दिख रहा है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। इज दैट क्लियर। इसकी लाइट, क्योंकि लाइट को टाइम लगता है पहुंचने में, ठीक है, इट टेक्स सम टाइम, स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, सो इट टेक्स सम टाइम, ओके, यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस थिंग। सो देयर आर चेंजेस। अब ये स्टैटिक स्काई का जो कॉन्सेप्ट था ना, इट वाज नो मोर वैलिड जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो लॉज गवर्न करते हैं सेलिशियल बॉडीज को और हमारे ऑब्जेक्ट्स को, वो सेम है, ओके। इफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, देन द फोर्सेस ऑफ द सेलिशियल बॉडीज आल्सो फॉलो थर्ड लॉ, ठीक है। जिस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम जो भी कैलकुलेट किया है, उनके लिए भी वैसा करेंगे, ठीक है। कोई नया फिजिक्स, कोई नया लॉ नहीं है, दे आर नॉट सैक्रेड थिंग्स, ओके, दे आर जस्ट क्रिएटर की एक अदर क्रिएशन, ठीक है कि नहीं, थोड़ी सी बड़ी है साइज में, थोड़ी सी दूर है बस, और कुछ खास नहीं है उनके बारे में, ठीक है कि नहीं, है ना, ओके। विद दिस बिलीव द न्यूटन डिस्कवर्ड दिस लॉ व्हिच इज ग्रेविटेशन लॉ, ओके, और इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके, राइट। अब एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मतलब फेमसली पूछा जाता है कि ये फोर्स स्क्वायर पर ही क्यों नहीं डिपेंड करता है, व्हाई दिस फोर्स इज नॉट समथिंग लाइक दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, व्हाई दिस फोर्स इज समथिंग लाइक दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, व्हाई पर्टिकुलरली दिस स्क्वायर, okay, I must say there is some mystery inside this square term, okay, there is a mystery. Most of the forces in the universe follow this thing, okay, most of the forces, okay, you will say nuclear force to some extent follows this, okay, ठीक है, electrostatic force also follows this, the force between two magnetic poles follow it, okay, there are so many things which follow this square law, there is a mystery in this, okay, I will reveal the mystery जब मैं आगे फील्ड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, जब मैं फील्ड्स आपको पढ़ाऊंगा तो ये लिस्ट में आपको समझाऊंगा ये क्यों है ऐसा, ठीक है, ऐसा ही क्यों है, स्क्वायर ही क्यों, कोई और चीज क्यों है, ठीक है कि नहीं, व्हाई द थिंग्स आर गवर्नड बाय स्क्वायर, ओके। जैसे कि बार्टलेट ने भी कहा था, दो ही चीजें क्लोज्ड लूप्स बना सकती है, ठीक है, ईदर द फोर्स शुड फॉलो हुक्स लॉ और द फोर्स शुड फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओनली व्हाई ओनली टू, ठीक है, व्हाई नॉट सम अदर कंडीशन सेटिस्फाइज दैट, ओके, बाकी कंडीशंस क्यों नहीं, इफ f फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यों नहीं क्लोज्ड पाथ बन सकता, नहीं, वजह क्या है,
ठीक है. If you have to understand these things, then you have to go for fields. What do we mean by fields? Okay, we will just continue, and कुछ टाइम के बाद I will introduce the concept of field. What is field actually? Okay, so first in this lecture it was all about what? The gravitational force, the basic introduction to gravitational force. Okay, next lecture will be based on the properties and representation of gravitational force. Okay.